हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को चैंपियन बैच वाली एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित सारी चीजें को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है। ठीक। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरी देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और आप सभी को बता दूं, जो चैंपियन बैच की बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन सभी वीडियो को पहली वीडियो से देखना शुरू करें। तब जाके आपका जो है कि जीके जीएस का जो है एकदम मजबूत हो जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स का, तो उसके लिए आप इस बैच को फॉलो कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए अब क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोगों का, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे बताना है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। 1767, 1792, 1799 या फिर 1805 है। तो देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध जो चौथा हुआ था ये 1799 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो आइए आंग्ल मैसूर युद्ध सभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1767 और 69 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 और 69 के बीच हुआ था और यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और देखिए, इसमें मेन पूछेगा कि कौन से संधि पर यह समाप्त हुआ। तो ये मद्रास की संधि पर ध्यान रखिएगा। ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था और यह मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। उसके बाद देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780-84 के बीच हुआ था और यह अंग्रेजों ने हैदर अली को के अधिकार वाले माहे फ्रांसीसी बस्ती पर हमला किया तो युद्ध फिर शुरू हुआ। और इस युद्ध के बीच 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई। तो देखिए, जो है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो उस युद्ध में इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी कैंसर के कारण। ध्यान रखिएगा। जिसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान कमान संभाली और यह युद्ध मैगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये मैगलोर की संधि पर समाप्त हुआ था और ये 1780 और 84 के बीच चला था। तो संधि और ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा किसने से कितने बीच चला था। उसके बाद देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के बीच चला था, 1790-92 के बीच। और ये टीपू द्वारा त्रावणकोर पर हमला करने के बाद कर्नवालिस ने मैसूर पर आक्रमण किया। देखिए, टीपू जब त्रावणकोर, ये जो ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र था, उस पर जब टीपू हमला कर देता है तो फिर कर्नवालिस जो था कि ये मैसूर पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है और इस बार अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन कर लिया था और टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। देखिए, इसमें जो संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़े थे और साथ ही अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास गिरवी रखना पड़ा था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज को सौंपना पड़ा था और साथ में ये 3 करोड़ का हर्जाना भी दिया था और साथ में अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास गिरवी भी रखा था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध काफी इंपॉर्टेंट, जो कि 1799 में हुआ था, 1799 में। और इसमें बेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया और सहायक संधि थोपने की कोशिश की और टीपू ने झुकने के बजाय लड़ना चुना और 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की वीर गति को प्राप्त हुई और इसके साथ मैसूर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया और वहां अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। तो देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और उस समय पे देखिए, बेलेस्ली ये बेलेस्ली द्वारा इस पर आरोप लगाया गया था कि ये फ्रांसीसियों के साथ मिलकर ये साजिश रच रहा है। ठीक। और इस पर सहायक संधि भी थोपा गया था, जो कि बेलेस्ली द्वारा ही लाया गया था, सहायक संधि। ठीक ना। तो ये टीपू सुल्तान क्या मतलब कि ये टीपू सुल्तान के सामने सहायक संधि करने का मतलब प्रस्ताव रखा गया था। तो टीपू सुल्तान इसको ठुकरा देता है और युद्ध करने को चुनता है। तो इसी युद्ध में इसको 4 मई 1799 को क्या होता है कि श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मैसूर पर जो है कि टीपू सुल्तान का साम्राज्य खत्म हो जाता है और पूरी तरह से मैसूर
जो है कि अंग्रेज के कब्जा में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर रॉलेट एक्ट? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी जो है कि ये 1915 में भारत लौटे थे, तो उसके बाद ये चंपारण इनका पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था भारत में। अब देखिए इससे संबंधित सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये 1917 में ये बिहार के चंपारण जिले में किए थे, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह ये बिहार के चंपारण जिले में किए थे और ये गांधी जी के भारत का पहला, एक सेकेंड, गांधी जी का भारत का पहला बड़ा आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तीन कठिया पद्धति यानी कि किसानों अंग्रेजों द्वारा ये चंपारण के किसानों को बोला जा रहा था कि 3/20 कट यानी कि 1 बीघा में कम से कम 3 कट्टे पर नील की खेती किया जाए। तो उसी के विरोध में जो है कि ये आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन को करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ल। कहाँ पर आमंत्रित किया था? तो जो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का, उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे, तो उनको चंपारण आने के लिए आमंत्रण दिए थे। और देखिए उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे नेता भी शामिल थे। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण जैसे नेता भी शामिल थे। चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। देखिए इस आंदोलन जो कि ये गांधी जी का सफल आंदोलन था और इसके बाद चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ और तीन कटिया पद्धति खत्म हुई और अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसान को वापस मिला। जो कि देखिए अवैध वसूली भी किया जा रहा था किसानों को, तो उसका 25% हिस्सा किसान को वापस भी किया गया। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे, ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह था और गांधी जी का, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अहमदाबाद मीर हड़ताल, तो गांधी जी अहमदाबाद मीर हड़ताल करते हैं फरवरी मार्च 1918 में, ठीक ना। और ये भारत में गांधी जी का पहली भूख हड़ताल था। इस ये जो महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कौन था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए जो हड़ताल किए थे, इनका पहला भूख हड़ताल था। उसके बाद देखिए ये खेड़ा सत्याग्रह करते हैं मार्च 1918 में और इनका पूर्ण किसान सत्याग्रह था, कर माफी के लिए, ठीक ना, कर माफी के लिए था। खेड़ा सत्याग्रह कर माफी के लिए था, ये पूर्ण किसान सत्याग्रह आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 63 के बीच चला था में किस सेना की हार हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध में किस सेना की हार हुई थी? ब्रिटेन या फिर फ्रांस? देखिए जो ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ही हुआ था। तो इसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी और फ्रांस की हार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह युद्ध मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वैश्विक वर्चस्व के लिए लड़ा गया था। किस लिए? तो वैश्विक वर्चस्व के लिए लड़ा गया था और यह 1756 से लेकर 1763 तक यानी कि कुल 7 वर्ष तक ये युद्ध चला था। और इसके वैश्विक विस्तार यूरोप, अमेरिका, भारत और अमेरिका के कारण ब्रिटिश चर्चिल ने इसे प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा भी दिया था। देखिए इसके वैश्विक विस्तार के कारण जो कि यूरोप, अमेरिका, भारत और अफ्रीका तक फैला हुआ था, इसके कारण विंस्टन चर्चिल जो ये विंस्टन चर्चिल था, यह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, इसने इसको प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दिया था। उसके बाद देखिए पेरिस की संधि 10 फरवरी 1763 को इस संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध जो है कि पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ था जो कि 10 फरवरी 1763 को हुआ था, ध्यान रखिएगा 10 फरवरी 1763 को। और इसमें फ्रांस की हार हुई थी और फ्रांस को उत्तरी अमेरिका, कनाडा और भारत के कई क्षेत्रों को ब्रिटेन को सौंपने पड़े थे। देखिए फ्रांस को उत्तरी अमेरिका के जो कनाडा था उसको ब्रिटेन को सौंपना पड़ा था और भारत में भी जो ये फ्रांस के कब्जा में था उसके उन सभी क्षेत्रों को ब्रिटेन को सौंपना पड़ा था। उसके बाद देखिए ब्रिटेन की जीत। ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बनकर उभरी। इस जीत के बाद ब्रिटेन जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बनकर उभरी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्राचीन महाजनपद अवंती की उत्तरी राजधानी कहाँ थी? महाजनपद अवंती की उत्तरी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है उज्जैनी, महिष्मती, तक्षशिला या फिर वैशाली। तो देखिए अवंती की राजधानी आप सभी को पता ही है, ये उज्जैनी थी, ठीक ना। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए
सभी 16 महाजनपदों के हम लोग राजधानी देखेंगे। अब देखिए अंग, अंग का चंपा वर्तमान में ये भागलपुर बिहार के क्षेत्र में है। मगध, मगध का गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगिरी, और ये अभी वर्तमान में पटना गया के क्षेत्र में है बिहार के। काशी, काशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। वत्स, वत्स का कौशाम्बी, और यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये सभी जो इधर देख रहे हैं ना वर्तमान क्षेत्र है, उस समय के इधर है। महाजनपद कौशल का राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती, और ये वर्तमान फैजाबाद उत्तर प्रदेश। सुरसेन मथुरा, सुरसेन मथुरा वर्तमान मथुरा उत्तर प्रदेश। पंचाल, पंचाल अहिछत्र या कंपिल्य, अहिछत्र या कंपिल्य वर्तमान बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश। कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली मेरठ हरियाणा। मत्स्य, मत्स्य का विराटनगर, वत्स का विराटनगर वर्तमान जयपुर राजस्थान। चेदी, चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती वर्तमान बुंदेलखंड के क्षेत्र। अवंती, अवंती के उज्जैनी और महिष्मती दो राजधानी था, अवंती और उज्जैनी, और इसके वर्तमान क्षेत्र है मलवा मध्य प्रदेश। गंधार, गंधार का तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला वर्तमान रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान के क्षेत्र में ही है। वर्तमान में गंधार ये रावलपिंडी पाकिस्तान में है। कंबोज, कंबोज के हाटक या राजपुर, कंबोज के हाटक या राजपुर, राजौरी हजारा कठियावाड़ा वर्तमान में। अस्मक, अस्मक के पोटन या पोटली, अस्मक के पोटन या पोटली, पोटन या पोटली वर्तमान में गोदावरी नदी के क्षेत्र दक्षिण भारत में। और यह दक्षिण भारत का एकमात्र जो कि महाजनपद था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। बज्जी, बज्जी के वैशाली, बज्जी के वैशाली, और वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर वैशाली का क्षेत्र है जो कि बिहार में है। मल, मल का कुशीनगर या पावापुरी, मल का कुशीनगर, और ये वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1902 में पुलिस कमीशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 1902 में पुलिस कमीशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? कर्जन, मेटकॉफ, एंड्रयू फ्रेजर या फिर रिपन? देखिए 1902 में पुलिस कमीशन की स्थापना कर्जन की अध्यक्षता में हुआ था। ध्यान रखिएगा उस समय कर्जन जो था भारत का वायसराय था जब पुलिस कमीशन का स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस आयोग की स्थापना कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुई थी और इसका नेतृत्व सर एंड्रयूज फ्रेजर, सर एंड्रयूज फ्रेजर ने किया था, इसलिए इसे फ्रेजर आयोग भी कहा जाता है, फ्रेजर आयोग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। ब्रिटिश भारत में पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करना और उसमें सुधार का सुझाव देना, इस आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश भारत में पुलिस प्रशासन और कार्य प्रणाली की जांच करना और उसमें सुधार का सुझाव देना। उसका देखिए विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना हुआ था 1902 में ही, और इसके अध्यक्ष थॉमस रैले थे। विश्वविद्यालय आयोग का भी स्थापना 1902 में ही हुआ था और इसके अध्यक्ष थॉमस रैले थे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, भोगवा या फिर हिंडा? तो देखिए जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए और यह जो लोथल है ये वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। जो लोथल है वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और इसका खोज 1954 में एस.आर. राव ने किया था। लोथल का खोज 1954 में एस.आर. राव ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए लोथल से संबंधित मुख्य विशेषताएं, जैसे देखिए जो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लोथल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ से मिली थी और विशाल ईंटों का घेरा गोदीवाड़ा है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था। देखिए लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यहाँ पर बंदरगाह था, ठीक ना, जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता है और यह समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था, समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था, ध्यान रखिएगा। और इसे विश्व का पहला मानव निर्मित बंदरगाह माना जाता है, विश्व का पहला मानव निर्मित बंदरगाह भी माना जाता है लोथल बंदरगाह को। लोथल से चावल के भूसी के अवशेष मिले जो बहुत दुर्लभ है। देखिए चावल के भूसी के अवशेष भी लोथल से ही मिले हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से मिट्टी से बने शतरंज के बोर्ड जैसे नमूने भी मिले हैं। देखिए शतरंज के नमूने कहाँ से मिले हैं? तो ये भी लोथल से मिले हैं। शतरंज यानी कि चेस के नमूने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हवन कुंड या अग्नि वेदियों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, हवन कुंड या अग्नि वेदियों का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए लोथल से एक ही कब्र में स्त्री पुरुष को दफनाने का प्रमाण मिला है, यानी कि स्त्री और पुरुष एक साथ, यानी कि दो युगल या फिर जोड़े उसको बोल सकते हैं,
पति पत्नी को एक साथ दफनाने का प्रमाण भी लोथल से ही मिला है। उसके बाद देखिए मनके बनाने का कारखाना, यहाँ से पत्थरों और शंखों के पत्थरों और शंखों से मनके बनाने की फैक्ट्री भी लोथल से ही मिला है। तो ये सारी चीजें लोथल से संबंधित चीजें और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन था? स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन था? शहादत खान, सफदर जंग, आसफ उद दौला या फिर सुजाउद्दौला? जो बताना है कि अवध रियासत का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहादत खान। अवध के संस्थापक शहादत खान था, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। अब देखिए, शहादत खान को 1722 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। देखिए, शहादत खान को 1722 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा अवध का सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था शहादत खान को, लेकिन शहादत खान धीरे धीरे इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में बदल दिया, तो इसलिए अवध के संस्थापक शहादत खान को माना जाता है और उन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दी गई थी। अवध की शुरुआती राजधानी फैजाबाद थी, जिसे बाद में आसफ उद दौला ने लखनऊ स्थानांतरित किया। अवध की राजधानी पहले कहाँ थी? तो फैजाबाद, बाद में आसफ उद दौला, ध्यान रखिएगा, आसफ उद दौला ने लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। उसका देखिए, वजीद अली शाह अवध के अंतिम नवाब, जिनके समय 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। देखिए, अवध के अंतिम नवाब कौन था? तो वजीद अली शाह, और इसको क्या किया कि डलहौजी ने इस पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कब? तो 1856 में। तो इस प्रकार अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि पंचायती राज व्यवस्था मूल रूप से क्या था? पंचायती राज व्यवस्था मूल रूप से क्या था? केंद्रीकृत शासन, स्थानीय शासन, तानाशाही शासन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो था ये मूल रूप से स्थानीय शासन था, ठीक ना? स्थानीय शासन यानी कि ये इस प्रकार की शासन जिससे कि गांव कस्बे को हेल्प हो सके, ठीक ना? तो इसे स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पंचायती राज से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसी के कारण हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज को। और देखिए, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो रिपन को। ये भी आप लोग ध्यान रखें, रिपन को। अब देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। तो देखिए, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा जो है ये बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था, जो कि 1997 में इस समिति का गठन हुआ था, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है और ब्लॉक स्तर पर क्या है कि पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और देखिए, कुछ पंचायती राज से संबंधित इंपॉर्टेंट समिति आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। जीबी के राव समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। एल एम सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो ये चारों जो आप लोग देख रहे हैं समितियां, ये सभी जो है कि पंचायती राज से संबंधित है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत में किस राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? वर्तमान में यानी कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी कि विधान परिषद और विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा दोनों किस राज्य में है? इसमें देखिए, राजस्थान, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो आप सभी को पता ही होगा, भारत के कुल मात्र 6 राज्य में ही द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो देखिए, इसमें से हो जाएगा बिहार। तो अभी आप सभी को बताते हैं कौन 6 राज्य हैं। तो देखिए, द्विसदनीय का अर्थ होता है कि जिस
राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। जिस राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, यानी कि विधानसभा जिसे कि निचला सदन कहा जाता है, उसके बाद विधान परिषद जिसे कि ऊपरी सदन कहा जाता है, उसे ही द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहते हैं। तो जिस भी राज्य में ये क्या है कि 2 सदन का व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो उसे ही द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहते हैं। और देखिए संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या उसे समाप्त करने का शक्ति देता है। तो देखिए अनुच्छेद 169 क्या शक्ति देता है, तो संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या उसे समाप्त करने का शक्ति देता है। तो इस प्रकार से आप अनुच्छेद 169 को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के सटे बिहार, महाराष्ट्र के सटे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के सटे तेलंगाना। तो ये 6 राज्य अपने ध्यान रखिएगा। तो बिहार के सटे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के सटे कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश के सटे तेलंगाना। इन 6 राज्यों में क्या है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। अब देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर में के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां की विधान परिषद को समाप्त कर दिया, यानी कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भी क्या है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी, तो यहाँ पर अभी समाप्त हो चुका है। और यह कभी भंग नहीं होता, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह जो है कि कभी भंग नहीं होता। हाँ कौन, तो ये विधान परिषद की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक ना, विधान परिषद की बात हो रही है। तो विधान परिषद जो है यह कभी भंग नहीं होता। सेम वैसा ही राज्यसभा की तरह ये भी होता है। इसके भी प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है कि सेवानिवृत्त होते हैं, और 1/3 सदस्य की नियुक्ति भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका देखिए एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, और सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सेम राज्यसभा वाला सिस्टम इसमें भी है, और जबकि विधानसभा बनने के लिए 25 वर्ष होता है। और विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, और कम से कम 40 होनी चाहिए। देखिए किसी भी राज्य के विधान परिषद के सदस्य की संख्या उसके विधानसभा के सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं होगी, और कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की थी। तो यही सांप्रदायिक पंचायत की वजह से ये क्या था कि गांधी जी यरबदा जेल में आमरण आचमन यानी कि भूख हड़ताल किए थे, ठीक ना, अन्न और जल त्याग दिए थे। तो ये घोषणा कब हुआ था, अगस्त 1932, सितंबर 1930, जनवरी 1931 या फिर मार्च 1933। तो देखिए यह घोषणा 1932 में हुआ था, अगस्त 1932 में। अब देखिए इसके बारे में अच्छे से जानिए। इसमें अल्पसंख्यकों यानी भारत में जो अल्पसंख्यक थे, मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडिया के साथ दलित वर्ग को भी अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। इस जो सांप्रदायिक पंचायत था इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और साथ में दलित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। और देखिए गांधी जी का विरोध, इसमें गांधी जी की विरोध क्यों किए थे, तो महात्मा गांधी ने इसे हिंदू समाज को विभाजित करने का साजिश माना। उन्होंने इसके विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। तो देखिए ये जो थे पुणे, इस टाइम पे ये यरबदा जेल पुणे में थे। तो 20 सितंबर 1932 को इसके विरोध में, यानी कि ये जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, जो कि अन्न और जल त्याग दिया था। उसके बाद देखिए पूना पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट होता है। गांधी जी ने अनशन के बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट कहा जाता है। और इस समझौते के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग वापस ले ली गई, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। देखिए इसके बाद क्या है कि जब पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच, तो उसमें पृथक निर्वाचन मंडल, दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी उसको वापस ले लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ था कि प्रांतीय विधान मंडलों में जो दलितों के लिए 71 सीटों की संख्या 71 थी, उसको बढ़ाकर 148 कर दी गई। उसके बाद देखिए
सांप्रदायिक पंचाट, ये 16 अगस्त 1932 को ये एग्जैक्ट डेट इसका 16 अगस्त 1932 को ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। उसके बाद देखिए पूना पैक्ट, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ये दोनों तारीख एग्जैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1932, 24 सितंबर 1932, और दोनों ही घटनाएं 1932 की है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो आप को बता दो, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधन करके 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई थी, तो कुल अभी 12 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, ध्यान रखिएगा। तो मूल संविधान में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। देखिए कौन कौन अनुसूचियां वो जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, ठीक ना, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, और यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, और यह भूमि सुधार से संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। उसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची, ये 1985 में जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी, और इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। उसके बाद 11वीं अनुसूची, ये 1992 में, 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित, और इसमें कुल 29 विषय दिए गए, पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय दिए गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था, 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह नगर पालिकाओं से संबंधित है, यह नगर पालिका से संबंधित है, और इसमें कुल 18 विषय शामिल है, नगर पालिका में कुल 18 विषय और पंचायती राज में कुल 29 विषय शामिल है। तो ये विषय भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि विषय पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबेस्टियन वेटल, सेबेस्टियन वेटल किस खेल से संबंधित है? सेबेस्टियन वेटल जो है ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फॉर्मूला 1 रेसिंग, फुटबॉल, या फिर गोल्फ? देखिए सेबेस्टियन वेटल जो है ये फॉर्मूला 1 रेसिंग, यह एक कार रेसिंग है, ठीक ना, उससे संबंधित है। फॉर्मूला जैसे कि F1 ऐसे शायद कहा जाता है, देखिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह जर्मनी का प्रसिद्ध रेसिंग ड्राइवर है, यह जो क्या नाम इनका, सेबेस्टियन वेटल, सेबेस्टियन वेटल जो है ये जर्मनी के प्रसिद्ध रेसिंग ड्राइवर है, जर्मनी के प्रसिद्ध रेसिंग ड्राइवर है, जो कि जैसा कि मैंने बताया ये एक कार रेसिंग ड्राइवर है। इसके बाद देखिए इन्होंने अपने करियर में 4 बार विश्व चैंपियन रहे हैं, इन्होंने अपने करियर में 4 बार विश्व चैंपियन रहे हैं, 2010, 2011, 2012 और 2013 में। और इनकी सबसे बड़ी सफलता रेड बुल टीम के साथ रही, जहां इन्होंने लगातार 4 किताबें जीते, और इसके बाद इन्होंने फेरारी और एस्टन मार्टिन के लिए भी ड्राइविंग किए थे। तो देखिए ये जो रेड बुल, फेरारी, एस्टन मार्टिन, ये जो आप नाम सुन रहे हैं, तो ये जो वहां पर कार रेसिंग होता है तो सबका अपना अपना, ये एक मान लीजिए कि ये रेड बुल के तरफ से ये जो कार रेसिंग होता है, तो ये रेड बुल का कार भी ड्राइव किए हैं, फेरारी का कार भी ड्राइव किए हैं, उसके बाद ये एस्टन मार्टिन इसका भी कार ड्राइव किए हैं। तो ये कुल 4 बार विश्व चैंपियन रहे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये सबसे युवा विश्व चैंपियन वेटल के नाम F1, देखिए यही गेम है F1, F1 के इतिहास में सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड वेटल के पास ही है। और देखिए इन्होंने 2013 में लगातार 9 रेस जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, 2013 में इन्होंने लगातार 9 रेस जीता था, और इसके साथ ये विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। और इन्होंने 2022 के सीजन के अंत में फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा कर दी, तो ये इस गेम से 2022 में संन्यास भी ले लिए थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए टेनिस से संबंधित कुछ खिलाड़ी को हम लोग देख लेते हैं। तो टेनिस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, आप लोग ध्यान रखिएगा, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, उसके बाद राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल से लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गोल्फ से टाइगर वुड्स, जीव मिल्खा सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भूकंपीय आवृत्ति के आधार पर भारत का मुख्य भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ स्थित है? भूकंपीय आवृत्ति के आधार पर भारत का मुख्य भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत में जो भूकंप संभावित क्षेत्र है ये हिमालय और उत्तर पूर्वी के क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना और इधर ही आता है, ठीक ना, हिमालय के
उत्तर हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। देखिए, तो भूकंपीय क्षेत्र को कई जोन में बांटा गया है। जैसे देखिए, जोन 5 यह अत्यंत उच्च जोखिम, यानी कि इसमें पूरा उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कक्षकरण, उत्तर बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप शामिल है। ठीक ना। यह जो है कि भूकंप के अत्यंत उच्च जोखिम क्षेत्र हैं। ठीक ना। यहाँ पर मतलब कि भारत के सबसे ज्यादा भूकंप इधर ही आते हैं और आने की संभावना है। ठीक ना। उत्तर पूर्वी भारत यानी कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कक्षकरण, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार। उसका देखिए, जोन 4 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ये थोड़ा सा उससे कम है जोन 5 से। ये दिल्ली एनसीआर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी हिस्से, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, बिहार और गुजरात के कुछ भाग, ये जो है कि जोन 4 में आते हैं। उसके बाद देखिए जोन 3 जो कि मध्यम जोखिम भूकंपीय क्षेत्र है। इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, ये सभी आते हैं। तो देखिए जोन 2 में ये न्यूनतम जोखिम क्षेत्र है, जिसमें कि प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग इसमें शामिल है, जिसे तुलनात्मक रूप से स्थिर माना जाता है। उसके बाद देखिए अध्ययन शाखा यानी कि भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप के जो है कि अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। इसका देखिए, इसके मापने के लिए सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी और इसके मापने के जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। उसके बाद देखिए, भूकंप के शक्ति को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। भूकंप के जो है कि शक्ति को रिएक्टर स्केल यानी कि परिणाम को और क्षति को मार्केली स्केल तीव्रता पर मापा जाता है। देखिए, एक सेकेंड, भूकंप की परिणाम, भूकंप की अच्छा, भूकंप देखिए, भूकंप जो है कि कितना क्षति किया है उसको मार्केली स्केल द्वारा मापा जाता है, मार्केली स्केल द्वारा। और उसके परिणाम, ठीक ना, उसके परिणाम को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ब्राजील और अर्जेंटीना, अमेरिका और कनाडा। तो देखिए, नियाग्रा जलप्रपात जो है ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और कुछ विश्व के इंपॉर्टेंट और जलप्रपात देख लेते हैं, जैसे कि इगाजू जलप्रपात। इगाजू जलप्रपात यह अर्जेंटीना और ब्राजील के सीमा पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ी जलप्रपात प्रणाली मानी जाती है। इगाजू जलप्रपात जो है यह अर्जेंटीना और ब्राजील के सीमा पर स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात यही है, इगाजू जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात यह जम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है और इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुनिया यानी कि गुजरने वाला धुआं भी कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात, इसके बारे में तो क्वेश्चन ही था। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और यह अपनी विशाल चौड़ाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसका देखिए, फाफेंग जलप्रपात यह लाओस में मेकांग नदी पर स्थित है, लाओस में मेकांग नदी पर स्थित है और इसे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात माना जाता है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? तो खोन फाफेंग जलप्रपात और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 45,376 फीट है, 35,376 फीट। अब देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, ठीक ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जो कि बराही नदी पर है, बराही नदी पर कर्नाटक में है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर ऊंची है। उसका देखिए, जोग जोग जलप्रपात जो है कि शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। शरावती नदी पर कर्नाटक में है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, जोग जलप्रपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच स्थित है? जो क्षुद्र ग्रह का पेटी है वो किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच, या शुक्र और पृथ्वी के ग्रह के बीच। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह का पट्टी जो है ये मंगल और बृहस्पति, क्षुद्र ग्रह का पट्टी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए,
सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी आंतरिक चट्टानी ग्रह मंगल और बाहरी गैसीय विशाल ग्रह बृहस्पति के बीच क्या एक विभाजक सीमा के रूप में स्थित है। देखिए आप लोग तो पढ़े ही होंगे आंतरिक ग्रह और क्या है कि बाह्य ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह। जो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह को विभाजन का काम कौन करता है, तो यही क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्षुद्र ग्रह की पट्टी आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बीच में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन है, तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, और ये जो है कि सभी देखिए सभी आंतरिक ग्रह चट्टानी है, चट्टानी है, ध्यान रखिएगा। सभी आंतरिक ग्रह चट्टानीय ग्रह है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बाहरी ग्रह कौन कौन है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये बाहरी ग्रह जो है ये गैसीय ग्रह है, गैसीय ग्रह। अब देखिए शुक्र और अरुण अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम। अब कुछ ग्रहों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज। शुक्र और अरुण जो है ये अपनी ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। देखिए अरुण और शुक्र जो है ये उल्टा घूमता है बाकी ग्रहों से। ये जो है कि पूर्व से पश्चिम घूमता है, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम अरुण और शुक्र, बाकी सभी ग्रह ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। उसका देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और इसका उपग्रह गैनीमेड। इसका उपग्रह जो है गैनीमेड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का ग्रह है, उपग्रह है। बलय वाला ग्रह, देखिए बलय वाला ग्रह पूछ लेगा तो शनि ग्रह हो जाएगा, और इसके सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह भी शनि ही है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें देखिए लेटा हुआ ग्रह अरुण, यह अपनी दूरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ठंडा और सूर्य के सबसे दूर वरुण ही है। सूर्य के सबसे ठंडा और सूर्य से सबसे ठंडा और सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस किस प्रकार का चट्टान या निक्षेप का उदाहरण है। लोएस किस प्रकार के चट्टान या निक्षेप का उदाहरण है, ज्वालामुखी, पवन निर्मित चट्टान, या फिर हिमानी, या फिर समुद्री। तो देखिए लोएस जो है ये पवन निर्मित चट्टान है। लोएस पवन निर्मित चट्टान है। देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब हवा अत्यंत महीन धूल के कणों को उड़ाकर ले जाती है तो उन्हें किसी दूर स्थान पर जमा कर देती है, तो बनने वाले निक्षेप को लोएस कहते हैं। देखिए लोएस जो चट्टान है ये हवा द्वारा निर्मित होता है, यानी कि हवा जब महीन धूल के कणों को उड़ाकर ले जाती है और किसी स्थान पर उसे जमा कर देती है, तो उसे जो चट्टान का निर्माण होता है उसे लोएस चट्टान कहा जाता है। और यह चट्टान जमाव स्थिरीकृत नहीं होती, यह बहुत ही महीन छिद्रपूर्ण उपजाऊ होती है। तो देखिए ऐसे चट्टान उपजाऊ भी होती है, लोएस चट्टान जो है कि उपजाऊ भी होती है। लोएस शब्द की उत्पत्ति जर्मनी के राइन घाटी के लोएस शब्द से हुई है। जर्मनी के राइन घाटी लोएस से हुई है, लोएस चट्टान की जो है नाम, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो चट्टान के प्रकार हैं, जैसे कि अगण्य चट्टान, अगण्य चट्टान के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। अगण्य चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी और मैग्मा या लावा के जमने से होता है। इसकी लोएस चट्टान का निर्माण हवा द्वारा धूल कण के जमाव के कारण होता है। उसी प्रकार देखिए अगण्य चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा के जमने से होता है। ध्यान रखिएगा अगण्य चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा या लावे के जमने से होता है, और इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्हीं का निर्माण क्योंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण होता है जिसमें कि जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगण्य चट्टान में ध्यान रखिएगा जीवाश्म नहीं पाया जाता है। उदाहरण देखिए बेसाल्ट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो, ये अगण्य चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट इसी से काली मिट्टी बनती है, बेसाल्ट चट्टान से ही काली मिट्टी बनती है, जो कि कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान जो है इसका निर्माण जो है चट्टान यानी कि जो है कि अगण्य चट्टान के ही टूटने फूटने यानी कि उसके क्षरण से तलछट के जमा होने से होता है, ठीक ना। चट्टानों के क्षरण और तलछट के जमा होने के, जो जैसे कि नदियां क्या करती है, जो क्या बोलते हैं चट्टानी नदियां होती है, ऊपर पहाड़ से बहती है, तो चट्टानों को क्या करती है कि क्षरण से यानी कि तोड़ फोड़ से क्या होती है कि मलबा को लाती है और कहीं जमा कर देती है, तो उससे जो चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। और यह परतदार होती है, ठीक ना, परतदार होती है, जिसके कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लोएस और कोयला,
बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लोयस और कोयला ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है, अवसादी चट्टान के। तीसरा देखिए क्यांतरित या रूपांतरित चट्टान, क्यांतरित या रूपांतरित चट्टान। क्यांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या है? तो देखिए अवसादी, अवसादी और अगण्य चट्टान के अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो चट्टान का निर्माण होता है उसे ही क्या है कि रूपांतरित या क्यांतरित चट्टान कहा जाता है, ठीक ना। तो यह अवसादी और अगण्य चट्टान का ही क्या है कि परिवर्तन हुआ रूप होता है। जैसे देखिए चूना पत्थर बदलता है संगमरमर में, क्यों बदलता है? तो देखिए अत्यधिक तापमान, अत्यधिक दबाव के कारण ये जो है कि इसका रूपांतरण हो जाता है। तो चूना पत्थर संगमरमर का रूप ले लेता है, ग्रेनाइट जो है कि नीस बन जाता है। उसके बाद बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्वार्टरजाइट है, तेल का स्लेट। तो देखिए चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट, तेल, स्लेट। तो ये जो है कि चट्टानों का रूपांतरित रूप है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो देखिए इसमें से जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम तिब्बत में, इसका उद्गम जो है तिब्बत में। देखिए तो इस प्रकार हम लोग सभी नदियों के उद्गम स्थल को देख लेते हैं। भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट नदियां है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके उद्गम स्थल को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे इधर उत्तर की नदियां हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए सिंधु नदी, ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत से, ठीक ना। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी। चो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। उसके बाद देखिए सतलज नदी, ये राकस्ताल झील और तिब्बत से निकलती है, राकस्ताल झील तिब्बत से निकलती है, सतलज नदी। उसके बाद देखिए गंगा नदी, ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है, ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी के रूप में। उसके देखिए यमुना, यमुना जो है कि यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियां एमपी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियां एमपी से। और सोन भी यहीं से, अमरकंटक की पहाड़ियां एमपी से, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश। गोदावरी, गोदावरी जो है ये त्रिम्बकेश्वर से जो कि नासिक महाराष्ट्र, त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। कावेरी। महानदी, ये सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है, महानदी सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है। ताप्ती नदी, ये मुल्ताई बैतूल एमपी से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल एमपी से निकलती है। झेलम शेषनाग झील कश्मीर से निकलती है, झेलम शेषनाग झील कश्मीर से निकलती है। कोसी तो गोसाईनाथ चोटी नेपाल से निकलती है, कोसी गोसाईनाथ चोटी नेपाल से। चंबल जानपाव पहाड़ी मऊ से निकलती है, चंबल जानपाव पहाड़ी मऊ से निकलती है। लूनी, लूनी नाग पहाड़ अजमेर राजस्थान से निकलती है। लूनी नाग पहाड़ अजमेर राजस्थान से निकलती है, लूनी नाग पहाड़ अजमेर राजस्थान से निकलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? रेणुका, चिल्का, वेमनाड या फिर सुंदरवन डेल्टा। तो देखिए सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो है ये रेणुका वेटलैंड है, सबसे छोटी वेटलैंड रेणुका वेटलैंड है। देखिए इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। तो रेणुका आर्द्र भूमि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर है। रेणुका जो आर्द्र भूमि है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है और इसका क्षेत्रफल मात्र 0.2 किलोमीटर है। इसका देखिए यह एक ताजे पानी का झील है और इसे भगवान परशुराम की माता रेणुका के नाम पर जाना जाता है। देखिए इसका नाम रेणुका आर्द्र भूमि का नाम परशुराम की माता रेणुका के नाम पर रखा गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरबन, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है और यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है। अब देखिए भारत का पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट जो है ये चिल्का झील है, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। और इन दोनों को 1921 में भारत की पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली थी। भारत के पहले रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली थी 1981 में, किसको? तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। इसका देखिए वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे अधिक 18 रामसर साइट है, वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है, कुल कितने? तो 18 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सेकेंड स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को
देखिए आर्द्र भूमियों के संरक्षण यानी कि बचाव के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में संधि हुआ था। इसी को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। जो रामसर शहर में जो है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो संधि हुआ था, इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। देखिए कुछ और रामसर स्थल हम लोग देख लेते हैं आर्द्र भूमि, जैसे कि लोकटक झील, ये मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है और यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाव है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाव है। उसके बाद देखिए चिल्का झील, ये उड़ीसा में है और यह भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून झील है। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून झील है। उसके बाद केलोरी झील, कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। भोज आर्द्र भूमि, भोज आर्द्र भूमि यह मध्य प्रदेश में है। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में है। भोपाल में स्थित मानव निर्मित झील, भोज आर्द्र भूमि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित जो है भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित मानव निर्मित झील है। सांभर झील, यह राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में है और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील जो है कि राजस्थान में है। अष्टमुडी या वेमनाड झील, अष्टमुडी या वेमनाड झील ये केरल में है और वेमनाड सबसे लंबी झील है। वेमनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ध्यान रखिएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? मुख, उत्पाद, स्पर्शक या फिर कोशिका झिल्ली। अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पाद। ठीक ना, अमीबा अपना भोजन उत्पाद से ग्रहण करता है। देखिए कैसे, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जब यह किसी भोजन के कण के संपर्क में आता है तो अपनी कोशिका झिल्ली को उंगलियों जैसे उभार देता है, जिन्हें कि कुटपाद कहा जाता है। देखिए अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। ध्यान रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जब यह भोजन के कण के संपर्क में आता है तो यह अपनी कोशिका झिल्ली, किसको, तो अपनी कोशिका झिल्ली को अंगुली के समान, जैसे हम लोग अंगुली होता है किसी चीज को पकड़ने के लिए हम लोग अंगुली का यूज करते हैं ना, तो उसी प्रकार की ये अपने जो कोशिका झिल्ली होता है ये उंगली के समान उभार देता है। उसके बाद क्या होता है कि उसी को कुटपाद कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? कुटपाद कहा जाता है। उसके बाद देखिए कुटपाद भोजन को चारों ओर से घेर कर एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है। कुटपाद जो क्या करता है, भोजन को चारों ओर से घेर कर एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है और इस पूरी प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। फेगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ये जो अमीबा का भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसे फेगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस कहा जाता है और यह मुख्य रूप से द्विविखंडी विधि द्वारा जन्म करते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि अमीबा अपना प्रजनन किस विधि द्वारा करते हैं? तो द्विविखंडन विधि द्वारा। अमीबा अपना प्रजनन द्विविखंडन विधि द्वारा करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए बी कॉम्प्लेक्स में B1 का जो नाम है थायमिन है। ठीक ना, अब देखिए सभी बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन है उसके सभी रासायनिक नाम आप लोग को याद करवाते हैं। तो देखिए B1 का रासायनिक नाम थायमिन और इसके कमी से बेरी बेरी। B1 का रासायनिक नाम थायमिन और इसकी कमी से बेरी बेरी। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से क्लोसिस यानी कि होठों का फटना या फिर त्वचा का फटना जैसी बीमारियां होती है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। B3 का रासायनिक नाम नियासिन और इसकी कमी से प्लेग्रा या फिर 4D सिंड्रोम, प्लेग्रा या 4D सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती है। विटामिन बी फाइव की कमी से, सॉरी विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है और इसकी कमी से बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना ऐसी स्थिति होती है। इसके बाद देखिए बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से अनियमितता यानी कि अरक्तता या फिर त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट है बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है और इसकी कमी से लकवा, बालों का गिरना, ये सभी प्रॉब्लम होती है। बी7 की कमी से लकवा की समस्या आती है, बालों का गिरना और इसे ही विटामिन एच भी कहा जाता है। बी7 को विटामिन एच भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन 9, इसे फॉलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है और इसे एनीमिया और पेचिस रोग होता है। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होता है। B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और इसकी कमी से घातक एनीमिया यानी कि पर परनिसियस
एनीमिया होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है वन, झील, फसल का खेत या घास का मैदान। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कृत्रिम कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र। देखिए वन जो वन जो है ये तो प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, और ये घास का मैदान भी प्राकृतिक है। तो कृत्रिम कौन हुआ? फसल का खेत, यानी कि किसान द्वारा जो खेत में फसल उपजाए जाते हैं उसको कृत्रिम परिस्थिति तंत्र कहा जाता है। ठीक ना, कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा वो उपजाया जाता है। देखिए कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र, इसे मानव निर्मित तंत्र भी कहा जाता है, और इसे मनुष्य द्वारा अपने लाभ यानी कि भोजन और मनोरंजन आदि के लिए बनाया और प्रतिबंधित किया जाता है। तो यह कृत्रिम है क्योंकि इसमें बीज बोने, सिंचाई करने, खाद डालने, फसलों की रक्षा के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, और यह मानव के अस्तित्व के लिए प्राकृतिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता। तो देखिए वो कृत्रिम किसको कहा जाता है? जो मानव द्वारा निर्मित हो। ठीक ना, इस पृथ्वी पे कुछ भी अगर मानव द्वारा निर्मित है उसे कृत्रिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परमाणु या फिर जीवाश्म ईंधन? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये सॉरी ज्वारीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय मतलब कि जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता, और अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता। तो जो ये ज्वारीय ऊर्जा है ये नवीकरणीय है। देखिए कैसे, तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में आने वाले ज्वार भट्टे, ठीक ना, समुद्र में जो ज्वार भट्टे आते हैं की गति से गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। ज्वार भट्टा के गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है ज्वारीय ऊर्जा। चूंकि ज्वार भट्टा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण प्राकृतिक रूप से बार बार आता है, इसलिए यह ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है। तो देखिए ज्वार भट्टा जो है ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण हमेशा आता रहता है। तो ये तो सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है कि ज्वारीय ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगा, और इसे पुनः पूर्ति योग्य या अक्षय ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। पुनः पूर्ति योग्य या फिर अक्षय ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है, और यह गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में भी आता है, और भारत में इसकी कुल क्षमता लगभग 12,455 मेगावाट है। तो देखिए ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता भारत के पास 12,455 मेगावाट है। 12,455 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेवार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ये हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर जलवाष्प? तो देखिए हरित गृह प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। तो इसमें कौन बच गया? तो नाइट्रोजन। ये ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये जिम्मेदार नहीं है नाइट्रोजन। तो देखिए यह पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में यानी कि 78%, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, जो कि 78%। लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसमें अणु उष्मा यानी कि अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता नहीं रखती है, इसलिए यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान नहीं देती है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, तो जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। इस गैस से क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान बढ़ता है, और उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक ना, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इसमें क्या होता है? देखिए इसके लिए जिम्मेवार गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन शामिल है। तो देखिए ये जो भी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो ये इन सभी गैसों के कारण होता है। तो एक 1900 क्या है कि 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता हुआ था। मतलब कि इन जो ये सभी गैस हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जाता है, तो इन सभी गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए, विश्व में इन सभी गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारी जल जो है मुख्य रूप से
उपयोग कहाँ किया जाता है? भारी जल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? पानी, पीने के पानी के रूप में, उर्वरक बनाने में, परमाणु रिएक्टर में, मंदक के रूप में या फिर कपड़े धोने में। तो देखिए भारी जल का उपयोग ये परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र जो होता है D2O होता है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। ड्यूटेरियम वो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है और इसकी खोज एच सी यूरे ने की थे 1932 में। इसकी खोज एच सी यूरे ने 1932 में किए थे। साधारण जल का अनुभार 18 होता है, जबकि भारी जल का अनुभार 20 होता है। साधारण जल का अनुभार कितना होता है? तो 18 होता है और भारी जल का अनुभार 20 होता है, ध्यान रखिएगा। हिमांक, साधारण पानी का जो हिमांक होता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन भारी जल का फ्रीजिंग पॉइंट 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। मंदक, देखिए परमाणु रिएक्टर में नाइट्रोनों की गति बहुत तेज होती है, तो भारी जल इन न्यूट्रॉनों की गति धीमी कर देता है ताकि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहे। देखिए परमाणु रिएक्टर में इसे मंदक के रूप में किया जाता है। कैसे? तो परमाणु रिएक्टर के दौरान न्यूट्रॉनों की गति बहुत तेज होती है। किसकी? तो न्यूट्रॉनों की। और उसी की गति कम करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और इसी में देखिए और इसे शीतलक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मंदक के साथ साथ इसका उपयोग रिएक्टर से निकलने वाली अत्यधिक उष्मा को सोखने के लिए भी किया जाता है। तो देखिए जब परमाणु रिएक्टर होता है तो उसके दौरान अत्यधिक उष्मा निकलता है, तो उसके सोखने के लिए भी इसको शीतलन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो मंदक और शीतलन के रूप में और परमाणु रिएक्टर में, ध्यान रखिएगा इसका परमाणु रिएक्टर में ही यूज होता है भारी जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिवर्सल रेडियो लिंक, या फिर यूजर रिस्पॉन्स लाइन। तो यूआरएल का पूर्ण रूप ध्यान रखिएगा यूनिक रिसोर्स लोकेटर। यूनिक रिसोर्स लोकेटर होता है, ध्यान रखिएगा यूनिक रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए यूआरएल इंटरनेट पर मौजूद किसी भी संसाधन जैसे वेबसाइट, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट का एक विशिष्ट पता यानी कि एड्रेस होता है, ठीक ना। यूआरएल जो आप सब कोई वेबसाइट का लिंक भेजते हैं तो उसमें पहले क्या है कि यूआरएल लगा रहता है, तो यही इमेज, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट का एक एड्रेस इसको कहा जाता है। और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने 1994 में किए थे। टिम बर्नर्स ली ने 1994 में किए थे और इन्हें ही डब्ल्यू का जनक कहा जाता है। यानी कि देखिए डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका जनक किसे कहा जाता है? तो टिम बर्नर्स ली को। एचटीटीपी का जनक देखिए ये भी कंप्यूटर से संबंधित जो फुल फॉर्म्स है वो देख लीजिए। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, इसका रासायनिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, या फिर पैंथेरा टाइग्रिस, नाजा या फिर डेल्फिनस डेल्फिस। देखिए गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम होता है आप सभी को पता होगा, और प्लेटानिस्टा गैंगेटिका होता है। अब देखिए ये जो है कि अब हम लोग क्या देखेंगे, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है उनके सभी वैज्ञानिक नाम। देखिए राष्ट्रीय पशु जो बाघ है इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। देखिए एग्जाम में पूछे जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पशु का जो बाघ है इसका रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय फूल कमल का नेलम्बो नेसिफेरा। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फिकस बेंगेलेनेसिस।
तो देखिए, राष्ट्रीय फल आम, मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय जलीय जीव पैटर्निस्टा गंगेटिका। सरीसृप किंग कोबरा, किंग कोबरा का ओफी ओफियोफागस हना, ओफी हफागस हना। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, हाथी का एलेफस मैक्सिमस, एलेफस मैक्सिमस। तो थोड़ा सा नाम ये डिफिकल्ट है, ठीक नाम, तो आप लोग इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बोल बोल के, काफी मतलब ज्यादा टफ नहीं है, याद हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें रिलेट करिएगा, जो उसका नाम है ना, रिलेट करिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि पैन कार्ड नंबर में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। पैन कार्ड में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं, 8, 10, 12 या फिर 16। देखिए, पैन कार्ड में कुल 8 नंबर होते हैं, पैन कार्ड में 8 नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार देखिए, आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, आधार कार्ड में 12 अंक, पैन कार्ड में 10 अंक, तो आधार कार्ड में 12 अंक है। उसको देखिए, वोटर आईडी कार्ड में 10 अंक, वोटर आईडी कार्ड में 10 अंक, जीएसटी नंबर में 15 अंक, जीएसटी नंबर में 15 अंक, आईएफसी कोड में 11 अंक, आईएफसी कोड में 11 अंक, पासपोर्ट नंबर में 8 अंक, पासपोर्ट नंबर में 8 अंक, एटीएम डेबिट कार्ड में 16 अंक, एटीएम डेबिट कार्ड में 16 अंक, सीसीबी कोड में सीवीवी कोड, सीवीवी कोड में 3 अंक, सीवीवी कोड में 3 अंक, ड्राइविंग लाइसेंस में 15 अंक, ड्राइविंग लाइसेंस में 15 अंक, पिन कोड में 6 अंक, पिन कोड में 6 अंक, पेंशन अकाउंट में 12 अंक, पेंशन अकाउंट में 12 अंक, पीपीओ नंबर, देखिए पेंशन से ही रिलेटेड है पीपीओ नंबर, इसमें भी 12 अंक होता है, तो पेंशन वाला ध्यान रखना है, 12 अंक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, 1850, 1853, 1901 या फिर 1925। तो रेलगाड़ी की शुरुआत भारत में 1853 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1853 में। देखिए, 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:35 में शुरू हुई थी। यह ट्रेन जो है कि बोरिंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई, इसी को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, भारत का पहले रेल, और कुल 34 किलोमीटर, ये कुल 34 किलोमीटर चली थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था, डलहौजी था, और इन्हीं भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को ही कहा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। अब देखिए, इस पहली ट्रेन को खींचने के लिए 3 भाप इंजन का प्रयोग हुआ था, साहिब, सिंध और सुल्तान। ये जो भाप इंजन का प्रयोग हुआ था, 3 भाप इंजन, उनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान, साहिब, सिंध और सुल्तान। विश्व में पहली रेल, ध्यान रखिएगा, 1825 में इंग्लैंड के स्कॉटन डार्लिंगटन में चली थी। भारत में तो 1853 में, लेकिन विश्व में पहली बार 1825 में इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। विद्युतीय रेल, भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन 1925 में डेक्कन क्वीन नाम के, देखिए डेक्कन क्वीन जो ट्रेन थी, ये भारत की पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन थी, और ये 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में कर्जन के समय हुआ था, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में कर्जन के समय हुआ था, और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और भारत में हुगली कर्नाटक का श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी स्टेशन प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा 1507 मीटर प्लेटफॉर्म है, और इससे पहले गोरखपुर का था। देखिए, अभी भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, और ये हुगली कर्नाटक का श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। इसकी लंबाई 1507 मीटर है, 1507 मीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है, जल, वृक्ष, वन्य जीव या फिर मिट्टी। तो देखिए, चिपको आंदोलन जो है, ये मुख्य रूप से वृक्ष संरक्षण से संबंधित है, वृक्ष के बचाव से संबंधित है। देखिए, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड राज्य में है, के चमोली जिले में, देखिए, वनों की अनाधुन कटाई को रोकने के लिए शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था, जो कि उस टाइम पे यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था, लेकिन
जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो अब ये उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि चमोली जिला में है। और इसमें ग्रामीण विशेषकर महिलाओं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उसमें लिपट जाते थे, इसलिए इसे चिपको आंदोलन भी कहा गया, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का क्वेश्चन बनता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख नेता थे, जिसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये चिपको आंदोलन से संबंधित नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी। अपिको आंदोलन, अपिको आंदोलन देखिए, अपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में इसी तरह की तर्ज पर पांडुरंग हिंगड़े के नेतृत्व में वनों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। अपिको आंदोलन भी पेड़ बचाव से ही संबंधित था और यह पांडुरंग हिंगड़े के नेतृत्व में हुआ था 1983 में कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चिली देश की राजधानी कहाँ स्थित है? चिली देश की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सेंटियागो, लीमा, ब्यूनस आयर्स या फिर बोगोटा। तो देखिए चिली देश की राजधानी सेंटियागो है, सेंटियागो। चिली देश की राजधानी सेंटियागो है। अब इंपॉर्टेंट देश की राजधानी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देख लीजिए। यूक्रेन, यूक्रेन की क्यों? यूक्रेन देखिए ये सभी चर्चित देश हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो इन सभी का तो आप लोग ध्यान ही रखिएगा। यूक्रेन कीवी, इसराइल का जेरूसलम, इसराइल का जेरूसलम, फिलिस्तीन का रमाल्ला, रमाल्ला या पूर्वी जेरूसलम, रूस का मास्को, रूस का मास्को, रूस का मास्को, ताइवान का ताइपे, ताइवान का ताइपे, म्यांमार का नेपियाड, म्यांमार का नेपियाड, श्रीलंका का श्री जयवर्धन पुरा कोट्टे, श्रीलंका का श्री जयवर्धन पुरा कोट्टे। और इसके प्रशासनिक प्रशासनिक राजधानी कोलंबो है। ओ सॉरी, श्री जयवर्धन पूरे कोट्टा जो है ये प्रशासनिक राजधानी है, लेकिन कोलंबो जो है ये वाणिज्यिक राजधानी है श्रीलंका का। भूटान का थिम्पू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका है, बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का काठमांडू, नेपाल का काठमांडू है, अफगानिस्तान का काबुल है, अफगानिस्तान का काबुल, मिस्र का काहिरा, मिस्र का काहिरा, केन्या का नैरोबी, केन्या का नैरोबी, केन्या का नैरोबी, वियतनाम का हनोई, वियतनाम का हनोई, चिली का सेंटियागो, चिली का सेंटियागो है, चिली का सेंटियागो, इंडोनेशिया का नुसंतरा, नुसंतरा, इंडोनेशिया का नुसंतरा, तुर्की का अंकारा, तुर्की का अंकारा, तुर्की का अंकारा, कनाडा का ओटावा है, कनाडा का अंटावा है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। नेक्स्ट है, भारत में वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो देखिए भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस, तट रक्षक। देखिए सभी महत्वपूर्ण सेना से संबंधित जितने भी दिवस हैं अभी देख लीजिए। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस। उसके बाद 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस, 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस, 19 मार्च को सीआरपीएफ स्थापना दिवस, 19 मार्च को सीआरपीएफ स्थापना दिवस, और 24 मार्च को असम राइफल स्थापना दिवस, 24 मार्च को असम राइफल स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर को आईटीबीपी स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर को आईटीबीपी स्थापना दिवस, 16 अक्टूबर को एनसीजी स्थापना दिवस, 16 अक्टूबर को एनएसजी स्थापना दिवस, 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस, 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस, ध्यान रखिएगा। और 20 दिसंबर को एसएसबी स्थापना दिवस, 20 दिसंबर को एसएसबी स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें से कौन सी भारत की एक स्वदेशी टैंक गाइडेड मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इनमें से कौन सी भारत की एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं? आकाश, पृथ्वी, नाग या फिर त्रिशूल। देखिए भारत की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है, नाग, ध्यान रखिएगा नाग। भारत के अब देखिए प्रमुख एंटी टैंक मिसाइल, नाग जो है यह स्वदेशी तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल जो है स्वदेशी तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। हेलिना जो है ये नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है,
हेलिना जो है ये नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। ध्रुवास्त्र जो है ये हेलिना का ही एयरफोर्स वर्जन है। तो ये सभी एंटी टैंक मिसाइल है। अमोह ये कम दूरी का स्वदेशी मिसाइल है, कम दूरी का स्वदेशी मिसाइल है। मैन टू पोर्टेबल जिसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है। तो ये सभी मिसाइलें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल ध्यान रखिएगा। तो देखिए आकाश, आकाश जो ऑप्शन ए में है यह मध्यम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। आकाश जो है यह सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। उसके बाद देखिए पृथ्वी, पृथ्वी जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है और यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। पृथ्वी जो है यह सतह से सतह मार करने वाली और कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है और यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। त्रिशूल यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल यह भी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है। पीएनबी और ओरिएंटल बैंक, या फिर विजय बैंक और देना बैंक, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। अब देखिए पंजाब बैंक, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। केनरा बैंक, इसमें सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। यूनियन बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है, ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। तो ये जो बैंकों का विलय हुआ है तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। धर्म, परम, प्रथम या फिर एन्या। तो देखिए भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। क्या है? परम, ध्यान रखिए परम। परम 8000 यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे 1991 में विकसित किया गया था। इसे कब विकसित किया गया था? तो 1991 में। और इसे सीडीएसी सेंटर सीडीएसी यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा इसे बनाया गया था? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा बनाया गया था। और भारतीय सुपर कंप्यूटिंग के जनक डॉक्टर विजय भाटकर को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटिंग के जनक डॉक्टर विजय भाटकर को माना जाता है। अब देखिए एरावत जो है ये वर्तमान में भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है, ठीक ना। भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक ना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे थे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्वेश्चन कैसा था। और जो भी आपको पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।